हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 15 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप सभी जानते हैं कि क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ विदाउट एनी कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है। तो वहाँ जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी दीपक भोरिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पर देखिए आपको पहला फैक्ट क्या मिला कि आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में हाल ही में भारतीय खिलाड़ी दीपक भोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अब इन्होंने देखिए इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम भार वर्ग में इस ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया है। नाम याद रखिएगा, इनका नाम है दीपक भोरिया। अब इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो देखिए आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 51 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के दीपक भोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। देखिए सिल्वर मेडल के मुकाबले में दीपक भोरिया फ्रांस के बिलाल बेनामा से हार गए थे और दीपक भोरिया को इस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा है। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के 3 खिलाड़ियों ने देखिए पदक जीते हैं और तीनों ने ही ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। तीनों के नाम देखिए, एग्जाम में तीनों ही पूछे जाएंगे, पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नाम देखिए, मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन, इन्होंने देखिए 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। दीपक भोरिया ने 51 किलोग्राम में और निशांत देव ने 71 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल इस प्रतियोगिता में अपने नाम किया है। 2023 में इस प्रतियोगिता का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया जा रहा है। इसे देखिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित करवाया जाता है और ये प्रतियोगिता 2 साल में एक बार आयोजित होती है। इसकी शुरुआत 1974 में की गई थी। हाल ही में इस प्रतियोगिता में 51 किलोग्राम की कैटेगरी में दीपक भोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए ये पुरस्कार 2023 में पहली बार दिया गया है, जिसे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। देती कौन सी संस्था है? तो ये एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। 2023 में ये पुरस्कार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। आंसर डी हो जाएगा। पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। अब किस क्षेत्र में दिया गया? तो देखिए इन्हें यह जो पुरस्कार है ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर जयंत देखिए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हें देखिए देश में खगोलीय अनुसंधान की शुरुआत करने वाले पहले वैज्ञानिकों में गिना जाता है। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है गोविंद स्वरूप, अगर हम इनकी बात करें तो देखिए गोविंद स्वरूप देश में रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में 2023 में हाल ही में पहली बार इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया? तो इसका इनॉग्रेशन हाल ही में देखिए नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में किया गया है। इसका उद्घाटन भारत की संस्कृति मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया। तो आंसर मिल जाता है यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन नई दिल्ली में किया गया है। अब देखिए नाम से समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रदर्शनी है भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित विश्व भर की बौद्ध कलाओं का संग्रहण है। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में उनके पहलुओं को दर्शाया गया है और उनकी सांस्कृतिक यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर देखिए जितनी भी कलाकृतियाँ हैं वो भगवान बुद्ध के जीवन के अलग अलग पहलुओं को उजागर करती है और बौद्ध धर्म के इतिहास और उसके दर्शन की झलक को प्रस्तुत करती है। देखिए दिल्ली में आयोजित की गई इस प्रदर्शनी में
उन सभी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है जहां पर बौद्ध धर्म का वर्चस्व है। जैसे देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, यहाँ पर बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी निवास करते हैं। तो इन देशों के प्रतिनिधियों ने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी, जो कि दिल्ली में आयोजित की गई है, इसके कार्यक्रम में भाग लिया है। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो देखिए, 2023 में 2 खिलाड़ियों को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। ये 2 खिलाड़ी चीन के लिंडेन और इसके अलावा मलेशिया के ली चोंगवेई है। तो देखिए, लिंडेन और ली चोंगवेई, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोनों, आंसर सी। इन दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ियों को 2023 में हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसकी जानकारी हाल ही में देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष पॉल एरिक होयर ने दी है। देखिए, बैडमिंटन के क्षेत्र में पिछले 2 दशकों में इन दोनों खिलाड़ियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए इन दोनों खिलाड़ियों को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हॉल ऑफ फेम चुना गया है। अब हॉल ऑफ फेम चुने जाने का उद्देश्य क्या है? तो बैडमिंटन के इतिहास से देखिए दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों की पहचान करके उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से इस सम्मान की शुरुआत की गई है। चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी लिंडेन और मलेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी ली चोंगवेई, ये दोनों ही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किए गए हैं। आगे आ जाइए। डेमोक्रेसी इन कोमा, साइलेंस्ड वॉइस ऑफ वुमन विक्टिम इन बंगाल नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? डेमोक्रेसी इन कोमा, साइलेंस्ड वॉइस ऑफ वुमन विक्टिम इन बंगाल नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। जेपी नड्डा वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। हालांकि अगर इस बुक के ऑथर की बात करें तो 4 अलग अलग ऑथर ने मिलकर इस बुक को लिखा है। उनके नाम देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। पंसोनाली चित्रकार, विजेता सिंह अग्रवाल, श्रुति मित्रा और मोनिका अग्रवाल उनियाल, ये चारों ने संयुक्त रूप से इस बुक को लिखा है, जो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में वुमेन्स पे होने वाले अत्याचारों पर बेस्ड पुस्तक है, जिसका हाल ही में विमोचन जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? 2023 में हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का नया चेयरमैन रथरेंद्र रमन को नियुक्त किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। वैसे देखिए, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कलेक्ट ज़रूर किया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर चेयरमैन से आना थोड़ा सा मुश्किल है। प्रॉबेबली यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है या किस बंदरगाह को कहा जाता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। हाल ही में इसके चेयरमैन रथरेंद्र रमन को बनाया गया है। तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह है, जिसे 2020 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसका नाम पहले कलकत्ता बंदरगाह था और अब नया नाम हो गया है 2020 के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित ये भारत का एकमात्र नदी वाला बंदरगाह है, जो कि देखिए भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है। इसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। रथरेंद्र रमन हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इसी पोर्ट को पहले कोलकाता बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, बहुउद्देश्य गजपति सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली नोट कर लीजिएगा। परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं जो होती है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नोट कीजिए, बहुउद्देश्य गजपति सिंचाई परियोजना जो है ये भारत के ओडिशा राज्य में लॉन्च की गई है। ओडिशा का एक जिला है गजपति जिला, इसी के नाम पर इस सिंचाई परियोजना का नाम रखा गया है, जिसे ओडिशा सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है। ओडिशा की गवर्नमेंट इस परियोजना पे टोटल देखिए 936 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस परियोजना से ओडिशा के गजपति और गंजाम जिलों में 6260 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा इस परियोजना से 36 किलोवाट तक जल विद्युत का भी उत्पादन किया जा सकेगा। अभी हाल ही में तो इसे मंजूरी दी गई है ओडिशा के गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इस परियोजना के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।
गजपति सिंचाई बहुउद्देश्य परियोजना भारत के ओडिशा राज्य की परियोजना है। अब देखिए, इस सिंचाई परियोजना के अलावा अगर हम ओडिशा राज्य की अदर सिंचाई परियोजनाओं की बात करते हैं तो स्वर्ण रेखा परियोजना भी ओडिशा की है, निचली इंदिरा वृहद सिंचाई परियोजना, कुआरिया मध्यम सिंचाई परियोजना और आनंदपुर बैराज नहर सिंचाई परियोजना, ये सभी परियोजनाएं भारत के ओडिशा राज्य की सिंचाई परियोजना हैं। और नई जो आई है वो गजपति सिंचाई परियोजना है ओडिशा राज्य की। मंकी पॉक्स बीमारी या एम पॉक्स का वाहक कौन है? मंकी पॉक्स जो कि कभी एक पेंडेमिक की तरह रहा है फ्रेंड्स, इसका वाहक देखिए वायरस है। मतलब ये वायरस जनित रोग है जिसे मंकी पॉक्स डिसीज के नाम से जाना जाता है। अब सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, हाल ही में WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की सूची से बाहर कर दिया है और WHO ने कहा है कि अब मंकी पॉक्स वायरस जो है वो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयस ने ये जानकारी दी है और इन्होंने कहा है कि वायरस का प्रकोप अब इंटरनेशनली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन चिंता नहीं है। मंकी पॉक्स की बात करें तो अभी हमने बात की है कि वायरस से होता है। ये एक वायरल जूनोसिस है जो कि जानवरों से मनुष्य में फैलता है। नॉर्मली इसके लक्षण चेचक जैसे होते हैं, स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं, लेकिन ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। पर कभी ये एक पेंडेमिक की तरह रहा है, लेकिन वर्तमान में काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल किया जा चुका है और अब इसे WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की सूची से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन एक रिपोर्ट पर है। रिपोर्ट सारी याद रखिएगा। वैसे ये रिपोर्ट एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में भी इसे ही कलेक्ट किया है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की? तो रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी की गई है। आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार हाई इन्फ्लेशन और राइजिंग इंटरेस्ट रेट के कारण मध्य पूर्व और मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस साल मतलब 2023 में मंदी आने की संभावना है। IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा कि 2023 में पूरी दुनिया में वित्तीय स्थिति और हार्ड होने वाली है और विशेष रूप से उन देशों को दिक्कत आएगी जिन देशों ने बहुत ही ज्यादा कर्ज ले रखा है। वो देश 2023 में बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि अलग अलग देशों के अलग अलग क्षेत्रों के आर्थिक विकास और संभावनाओं पर चर्चा करती है, इस रिपोर्ट को IMF के द्वारा जारी किया गया है। IMF को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के नाम से जाना जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एजेंसी है जिसकी स्थापना देखिए 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 190 है और अमेरिका के वॉशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय स्थित है। रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत का रिटेल इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 के लिए भारत का रिटेल इन्फ्लेशन रेट 4.7 रहा है। इसके पहले देखिए मार्च 2023 में रिटेल इन्फ्लेशन रेट भारत की 5.66% रही है। इसे मार्च कर लीजिएगा। और इसके पहले फरवरी 2023 में रिटेल इन्फ्लेशन रेट भारत का 6.44% रहा है और अब अप्रैल 2023 के लिए यह रिटेल इन्फ्लेशन रेट 4.7% रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने रिटेल इन्फ्लेशन रेट तो बता दिया भारत का अप्रैल 2023 के लिए, लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन रेट एक्चुअल में होता क्या है? तो देखिए, यह एक निश्चित अवधि में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण मुद्रा के मूल्य में होने वाली गिरावट है, जिसे देखिए इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब इसे परसेंटेज में मेंशन किया जाता है तो यह इन्फ्लेशन रेट या फिर रिटेल इन्फ्लेशन रेट कहलाती है। अप्रैल 2023 के लिए भारत की रिटेल इन्फ्लेशन रेट 4.7% रही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 15 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए आज की हम फैक्ट शीट पर डिस्कस कर लेते हैं। आज की फैक्ट शीट में हम राज्यों की न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला देखिए, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन भारत के गोवा राज्य में किया गया है।
गुजरात की एक स्कीम है जिसे स्वागत पहल के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इसके 20 वर्ष पूरे होने पर गुजरात में एक समारोह का आयोजन किया गया है। भारत के माणा गांव को भारत का पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। ये गांव भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हाल ही में थावे महोत्सव का आयोजन भारत के बिहार राज्य में किया गया। इसके बाद देखिए, अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है। हाल ही में खोंगजोंग दिवस भारत के मणिपुर राज्य में बनाया गया है। इसके अलावा एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना हाल ही में केरल राज्य में शुरू की गई है। केरल राज्य ही भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राज्य में गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया। और इसके बाद लास्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने फास्टली स्टेट से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ को यहाँ पर कवर किया जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद आ जाइए, हम लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, पलक झील आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पलक झील आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। भारतीय प्लेयर दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये दोनों ही खिलाड़ी शूटिंग से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में देखिए इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल की जो संयुक्त प्रतियोगिता है या फिर जो मिश्रित प्रतियोगिता है उसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मोनलम चेनमो उत्सव भारत के लद्दाख राज्य में बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। आयुष्मान असम योजना भारत के असम राज्य की योजना है जो कि हाल ही में असम राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। आगे देखिए, छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के सीईओ और एमडी के रूप में राजीव धर को हाल ही में नियुक्त किया गया है। हरित सागर गाइडलाइन का संबंध भारत के पोर्ट शिपिंग और वाटर वेव्स मंत्रालय से है। लिगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में किया है। इंटरनेशनल नर्सेस डे 2023 की थीम आवर नर्सेस आवर फ्यूचर है। ये डे हर साल 13 मई के दिन मनाया जाता है। लास्ट देखिए, रक्षा अलंकरण समारोह के चरण 1 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने लोगों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रक्षा अलंकरण समारोह के फेज 1 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कुल 37 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन गैलेंट्री अवार्ड में 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र हैं। मतलब टोटल 37 गैलेंट्री अवार्ड रक्षा अलंकरण समारोह के फर्स्ट फेज में दिए गए हैं। क्लियर? तो लास्ट डे के करंट अफेयर्स के रिवीजन के बाद आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, कर्नाटक में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? आप सभी जानते हैं कि सैटरडे को ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं जिसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि कर्नाटक में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। अगर आप करंट अफेयर से अवेयर रहते होंगे तो इसका आंसर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।